अध्याय 187 बेलों का महासागर। अंडा मुट्ठी के आकार का था और इसका रंग एक नीरस भूरा था। खोल पर नक्काशी थी जो एक ही समय में सरल लेकिन गहरी लग रही थी। नकुल शॉ ने भूरे अंडे को पकड़ा और उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पत्थर है जिसमें कोई जीवन नहीं है। हालांकि अगर वह शांत हो जाते और इसे अपनी बाईं आंख से देखते तो ऐसा लगता था जैसे वह एक धड़कता हुआ दिल पकड़े हुए हैं। कुछ समय तक इसका निरीक्षण करने के बाद भी नकुल शॉ को कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहले अपने ट्रूफोस का थोड़ा हिस्सा अंदर डाला, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि अंडे के खोल में ट्रूफोस के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध था। उन्हें अचानक याद आया कि कुछ प्राचीन अभिलेखों में ये कहा गया था कि कोई भी अपने रक्त का उपयोग करके एक समझौता कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह थी, नकुल शॉ को यह नहीं पता था कि यह कैसे करना है। वह थोड़ा रुक गए, फिर उन्होंने अपनी उंगली काटी और अपने रक्त की कुछ बूंदों को खोल पर छिड़का। अंडा अभी भी नहीं हिला, लेकिन नकुल शॉ को लगा कि उनके रक्त ने अंडे पर नक्काशी को और अधिक उत्कृष्ट बना दिया है। अपनी दृष्टि को कई 100 गुना बढ़ाते हुए नकुल शॉ ने अंडे की प्रतिक्रिया के हल्के संकेत पकड़े। क्या मेरा रक्त इतना बेकार है? नकुल शॉ स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनके रक्त का केवल 1000वां हिस्सा अंडे के खोल द्वारा अवशोषित किया गया था। फिर उन्हें एक अंतर्दृष्टि मिली और उन्होंने इसे अपनी रक्तरेखा शक्ति के साथ आजमाने का फैसला किया। ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर के अनुसार नकुल शॉ के पास एक प्राचीन रक्तरेखा थी जिसने स्कारलेट मून धर्म के शावकों को भी सावधान कर दिया था। इस बार नकुल शॉ ने ध्यान से एक फीकी नीली रक्त की धारा गिराई जो एक धागे की तरह पतली थी और अंडे पर गिरी। ये बिना प्रतिरोध के अंदर चला गया। नकुल शॉ बहुत खुश थे। हालांकि अगले ही पल उनका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वो टिल्ड वेंग टिल्ड 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 टिल्ड। उनके भीतर का फीका नीला रक्त बाहर खींचा जा रहा था। यह एक अथाह गड्ढे में प्रवेश कर रहा था। भूरा अंडा एक नवजात शिशु की तरह था जो भूखे से पोषक तत्वों को ले रहा था। केवल 2 छोटी सांसों में नकुल शॉ के भीतर की आधी से अधिक रक्तरेखा शक्ति बाहर खींच ली गई थी, जिससे उन्हें इतनी रक्तरेखा शक्ति खोने के बाद कमजोर महसूस हो रहा था। रुको रुको, नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख को प्रसारित किया और उनकी बाईं आंख के आयाम में नीली खाई घूम गई। उनकी रक्तरेखा शक्ति उनकी बाईं आंख से उत्पन्न हुई थी और यह सब उनके द्वारा नियंत्रित थी। नकुल शॉ ने जबरदस्ती अंडे के साथ संबंध तोड़ दिया था। नकुल शॉ एक पीले चेहरे के साथ अनायास जमीन पर बैठ गए। उनकी मानसिक ऊर्जा भी कम थी। हालांकि उन्होंने बंधन को काट दिया था। आधी से अधिक नीली रक्त अभी भी भूरे अंडे में चली गई थी। अंडे पर नक्काशी में रक्त की एक लकीर दौड़ रही थी जो सुंदर और भयावह लग रही थी। पाह 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 पाह। नकुल शॉ ने अंडे की गहराई से एक दिल की धड़कन उभरती हुई सुनी, जैसे कि एक नया जीवन बनाया जा रहा हो। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भूरा अंडा हिलना बंद कर दिया। केवल एक चीज जो बदली थी वह ये थी कि इसकी जीवन आभा मजबूत हो गई थी। नकुल शॉ जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने एक बड़ा घूंट आध्यात्मिक वाइन का लिया और साथ ही कुछ खजाने भी खाए। वह जल्द ही एक गर्म एहसास में घिर गए। उन्होंने अपनी रक्तरेखा शक्ति को ठीक करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। परीक्षणों की कठिनाई बहुत अधिक कठिन होने तक अभी भी 5 दिन बाकी हैं। नकुल शॉ को लगा कि समय खत्म हो रहा है। जो हुआ था उसके अनुसार हर 10 दिनों में कठिनाई एक और स्तर बढ़ जाएगी। नकुल शॉ ने अंडे को लेने में 5 दिन बिताए थे, जिससे उन्हें तैयारी के लिए 5 दिन मिले। हालांकि उनकी रक्तरेखा शक्ति की रिकवरी उतनी धीमी थी जितनी कि उन्होंने कल्पना की थी। भले ही उन्होंने बहुत सारे खजाने खा लिए थे और उनका ट्रू फोर्स इस हद तक बढ़ रहा था कि उनकी खेती तीसरी स्काई के शिखर तक पहुंच गई थी, उनकी रक्तरेखा शक्ति की रिकवरी अभी भी धीमी थी। जब वह ठीक हो रहे थे, नकुल शॉ ने अपने बगल में अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। भूरे अंडे के खोल पर रक्त की नक्काशी फीकी पड़ गई और एक छोटी सी दरार जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, दिखाई दी। सामान्य परिस्थितियों में ये बदलाव नकुल शॉ की आंखों से नहीं बच पाते, लेकिन बाद वाला अपनी रक्तरेखा शक्ति को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और भूरे अंडे की जांच करने पर नहीं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा फिर से अपने चरम पर पहुंच गई थी और उनकी रक्तरेखा शक्ति ज्यादातर ठीक हो गई थी। नए पीछा की शुरुआत तक अभी भी 2 दिन और हैं। नकुल शॉ ने भूरे अंडे को अपने अंतरस्थानीय कंगन के अंदर रख दिया और भूरे अंडे की सतह पर मौजूद छोटे दरारों पर ध्यान नहीं दिया। इस समय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगले पीछा के लिए तैयारी करना था। 4 घंटे बाद नकुल शॉ ड्रैगन स्नैक आइस रिवर जमे हुए तालाब के उद्गम स्थल पर पहुंचे। जमे हुए तालाब के पास की हवा ठंडी चाकुओं की तरह थी। नकुल शॉ इस बार ये देखने आए थे कि क्या जमे हुए तालाब एक और काले धातु के राक्षस को संभाल सकता है या नहीं। कुछ समय बाद नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। परिणाम पिछली बार जैसा ही था। रहस्यमयी नीले क्रिस्टल के आंसू वाला क्षेत्र पहले 2 काले धातु के राक्षसों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगर उन्होंने आंसू की बूंद का फिर से इस्तेमाल किया तो तापमान उस बिंदु तक पहुंच जाएगा जहां असेंडेड दायरे की चौथी और 5वीं स्काई वाले भी इसका विरोध करना मुश्किल पाएंगे।
एक ही योजना का उपयोग नहीं किया जा सकता था। मुझे एक और योजना सोचनी होगी। नकुल शॉ ने बुदबुदाया। उन्हें जल्द ही ऊंची मीनार के जंगल में याओ बीस्ट किंग याद आया। ऊंची मीनार के जंगल में याओ बीस्ट किंग काले धातु के राक्षस से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, और मेरे बर्फ के तीरों के साथ हम राक्षस को मार सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक होगा। उद्धरण चिन्ह। नकुल शॉ जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन घंटों तक खोज करने के बाद भी वह अभी भी याओ बीस्ट किंग को नहीं ढूंढ पाए। जंगल में एक निश्चित जगह पर नकुल शॉ ने जमीन में एक झुलसा हुआ छेद देखा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई थी। इस योजना का पहले ही इस्तेमाल हो चुका है, और सबसे अधिक संभावना भाई मयंक द्वारा। ट्रू स्पिरिट दायरे में एक अस्तित्व होने के नाते याओ बीस्ट किंग के पास उच्च बुद्धि है, और उसी योजना को 2 बार सफल करना मुश्किल होगा। नकुल शॉ ने एक बार फिर इस योजना को नकार दिया। उन्होंने निर्णायक रूप से ऊंची मीनार के जंगल को छोड़ दिया और बेलों के महासागर के पास पहुंचे। बेलों का महासागर भी स्काई बाउंड्री आइलैंड में एक निषिद्ध क्षेत्र था। जब वह पिछली बार यहाँ थे तो नकुल शॉ ने लगभग अपना जीवन खो दिया था। अगर मैं सही देख रहा हूँ तो वाइन ओशन के केंद्र में एक वाइन किंग है और उसमें अविश्वसनीय ताकत है। ऐसा लगता है कि यह पूरे महासागर के साथ एक है। नकुल शॉ बहुत दूर खड़े थे और उन्होंने लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। अगर वह सही थे तो पूरा बेलों का महासागर केवल वाइन किंग का एक हिस्सा था। अगर ऐसा है तो यह क्षेत्र निश्चित रूप से सबसे भयानक अस्तित्वों में से एक था। इसका कारण ये था कि नकुल शॉ ने इससे भी अधिक भयानक प्राणी देखे थे। जब वह पहली बार स्काई बाउंड्री आइलैंड की खोज कर रहे थे, नकुल शॉ को एक पहाड़ मिला था। विशालकाय पहाड़ वास्तव में एक पहाड़ी राक्षस था जो गहरी नींद में था। नकुल शॉ ये भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि यह कितना मजबूत था, लेकिन इसकी गहरी आभा से ऐसा लग रहा था कि यह चींटियों पर कदम रखने जितना आसानी से ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोगों को मार सकता था। जब तक सबसे बुरा नहीं आता, नकुल शॉ पहाड़ी राक्षस को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसके बजाय बेलों का महासागर चुना। वह पहले भी यहाँ एक बार आ चुके थे और थोड़ा परिचित थे। अगले दिन नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से बेलों के महासागर के पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। इस समय पूरे स्काई बाउंड्री आइलैंड में केवल 2 लोग बचे थे, नकुल शॉ और जय। नकुल शॉ की बाईं आंख ने बाद वाले को कई बार दूर से देखा, लेकिन जय भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और नकुल शॉ को नहीं ढूंढ पाया। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। उसने एक अनोखी शर्ट पहनी हुई है और उसके पास वह लौकी है। नकुल शॉ ने अपनी जीभ से एक ध्वनि निकाली। जय यहाँ तक 2 काले धातु के राक्षसों के पीछा का सामना कर सकता था। समय जल्दी बीत गया और तीसरा पीछा शुरू होने वाला था। नकुल शॉ और जय दोनों ने अपनी तैयारी कर ली थी। परीक्षण के 38वें दिन। वॉन्ग वॉन्ग। नकुल शॉ के बाएं और दाएं एक साथ एक चमकता हुआ सफ़ेद दरवाजा दिखाई दिया, और उसमें से एक धुंधली आकृति थी जो एक भयानक आभा फैला रही थी। क्या 1 से अधिक हैं? नकुल शॉ ने 2 घातक आभाएं महसूस कीं। फिर 2 काले धातु के राक्षस उनके बाएं और दाएं 10 गज दूर दिखाई दिए। भागो! नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग किया। एक पारदर्शी आकृति बन गई जो बेलों के महासागर के ऊपर की जगह की ओर उड़ गई। लड़ाई की योजना को नकुल शॉ के दिमाग में किसी भी बदलाव को समायोजित करने के लिए हजारों बार अनुकरण किया गया था। केवल एक ही अंतर था कि इस बार एक के बजाय 2 काले धातु के राक्षस थे। सो 2 काले धातु के राक्षसों ने अपने पंख फड़फड़ाए और नकुल शॉ की ओर चिमटा हमला किया। नकुल शॉ के नीले बाल हवा में उड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने नीचे बेलों के महासागर का निरीक्षण किया। उनकी आकृति एक मछली बन गई जो अंतराल के माध्यम से तैरती थी और कभी कभी अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करती थी और अपने बर्निंग विंड स्टांस जलती हुई हवा की मुद्रा का उपयोग करके बेलों के हिस्से को नष्ट कर देती थी ताकि उसके लिए एक रास्ता बनाया जा सके। जब नकुल शॉ पहले स्काई बाउंड्री आइलैंड की खोज कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ था कि इन बेलों में उनके लाइटनिंग विंड पाम के खिलाफ थोड़ा प्रतिरोध था। ये बर्निंग विंड स्टांस था जो इन बेलों का मुकाबला कर सकता था। नकुल शॉ ने अपने इल्यूजन फिश मूवमेंट कौशल का अधिकतम उपयोग किया और अपने बाएं आंख का उपयोग करके आसपास को स्कैन करते हुए सापेक्ष सुरक्षा प्राप्त कर ली थी। हालांकि उनका पीछा करने वाले 2 काले धातु के राक्षस बड़े थे और नकुल शॉ जितने फुर्तीले या तेज नहीं थे। 2 काले धातु के राक्षस जल्द ही असीमित बेलों से घिर गए, लेकिन क्योंकि वे ट्रू स्पिरिट दायरे में थे, उनके हमलों ने तुरंत सैकड़ों और हजारों बेलों को तोड़ दिया। नकुल शॉ को वैसे भी सामान्य बेलों से ट्रू स्पिरिट दायरे में राक्षसों को पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। उनका लक्ष्य काले धातु के राक्षसों को केंद्र में आकर्षित करना था और योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी। काला धातु राक्षस बेलों के महासागर के केंद्रीय क्षेत्र में गिर गया। बेंग सो नकुल शॉ ने अपना आर्टेमिस धनुष निकाला और 2 राक्षसों के आसपास 3 या 4 बर्फ के तीर दागे। काले धातु के राक्षसों को बर्फ के तीरों से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु पर उनके शरीर को थोड़ा सख्त कर दिया। बेंग पा
बेलों के महासागर के केंद्र से सीटी की आवाजें आईं और एक बाल्टी की मोटाई वाली दसियों गहरी हरी बेलें हवा में फट गईं। वो नकुल शॉ को लगा कि पूरा बेलों का महासागर एक जीवित प्राणी है। 10 बेलों में से हर एक में ट्रू स्पिरिट दायरे के बराबर शक्ति थी। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही अपनी वापसी की योजना बना ली थी, और वास्तविकता में वाइन किंग्स के हमले केवल काले धातु के राक्षसों की ओर लक्षित थे जो उनके लिए खतरा पैदा करते थे। जब नकुल शॉ आधा मील दूर पीछे हट गए थे तो 2 काले धातु के राक्षस बेलों के महासागर के समुद्र में डूब गए थे और उन्हें देखा नहीं जा सकता था। हुटिल्ड, नकुल शॉ ने एक लंबी राहत भरी सांस ली। हालांकि इससे पहले कि वह शांत हो पाते उन्हें अपनी बाईं कलाई में कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। यह क्या था? नकुल शॉ डर से उछल पड़े क्योंकि उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ऊपर देखते हुए आंदोलन उनके अंतरस्थानीय कंगन के भीतर से उत्पन्न होता लग रहा था। अध्याय 188 धोखेबाज बिल्ली। नकुल शॉ का ध्यान अंतरस्थानीय कंगन इंटरस्पेशल ब्रेसलेट से आकर्षित हुआ। अंतरस्थानीय कंगन लगभग 1 घन मीटर आकार का था और इसमें नकुल शॉ द्वारा प्राप्त युद्ध की लूट का एक गुच्छा था। आंदोलन यहीं से आया था। अपनी चेतना को अंदर मिलाते हुए नकुल शॉ ने महसूस किया कि खजाने थोड़ा कांप रहे थे और एक फल का आधा हिस्सा काट लिया गया था। दोषी एक छोटी रोएंदार भूरी बिल्ली थी जो ऐसी लग रही थी मानो उसका अभी अभी जन्म हुआ हो, लगभग हथेली के आकार की। उसके पास एक जोड़ी चमकदार काली आंखें थीं जो घूम रही थीं। भोजन प्रेमी बिल्ली ने नकुल शॉ के अस्तित्व को महसूस किया और खाने के बीच में ही सख्त हो गई। नकुल शॉ पहले रुके और फिर महसूस किया कि खजानों की संख्या आधी हो गई थी। ये चोर बिल्ली कहाँ से आई जिसने मेरे आधे खजाने खा लिए? नकुल शॉ बेहद गुस्से में थे। ये कीमती खजाने उनके द्वारा परीक्षणों से प्राप्त किए गए थे और अब ये आधा हो गया था। यहाँ तक कि नकुल शॉ, जो आमतौर पर शांत रहते थे, उनके सिर से भाप निकलते हुए महसूस हुई। गुल्लू गुल्लू। छोटी भूरी बिल्ली का भाव तिरस्कारपूर्ण था। उसने शराब की सुराही को उठाया और उसमें से पीना शुरू कर दिया। हे, वह मेरी आध्यात्मिक शराब है। नकुल शॉ ने आश्चर्य व्यक्त किया और अपने मन से शराब की सुराही को बाहर निकाला। हालांकि भूरी बिल्ली सुराही से चिपकी रही और अंतरस्थानीय कंगन से भी बाहर आ गई। म्याऊं म्याऊं। भूरी बिल्ली ने भारी मात्रा में चूसा और खुशी का भाव प्रकट किया। ये चोर बिल्ली कहाँ से आती है? क्या ये हो सकता है? नकुल शॉ दंग रह गए क्योंकि उन्होंने छोटी भूरी बिल्ली के मूल का अनुमान लगाया। अंतरस्थानीय कंगन के कोने में जहां भूरा अंडा होना चाहिए था, वहां केवल कुछ टूटे हुए खोल थे। बिना किसी संदेह के ये चोर बिल्ली अंडे से आई थी, लेकिन नकुल शॉ ने कभी नहीं सुना था कि बिल्लियां अंडे से निकलती हैं क्योंकि यह एक स्तनपायी है। जो बात और भी अविश्वसनीय थी वह ये थी कि इस चोर बिल्ली में जन्म लेते ही उच्च बुद्धि थी। इंसानों जैसी हरकतों ने इसे एक पुराने लोमड़ी जैसा बना दिया था। इसके अलावा छोटी चोर बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि उसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया, भले ही उसने एक बार में इतने सारे खजाने खा लिए थे। गुल्लू गुल्लू। जैसे ही नकुल शॉ सोच में खो गए थे, बची हुई शराब छोटी बिल्ली ने पी ली थी। क्या ये किस तरह का राक्षस है? नकुल शॉ ने चुपके से अपनी जीभ से एक ध्वनि निकाली। असेंडेड दायरे की 7वीं स्काई पर भी कोई भी एक बार में इतनी बड़ी मात्रा में आइटम खाने के बाद शायद फट जाता, लेकिन इस बिल्ली ने नकुल शॉ को और अधिक के लिए देखने से पहले केवल एक डकार ली। हम्फ, इतना खाने के लिए क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? नकुल शॉ छोटी चोर बिल्ली का कान पकड़ने गए और उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। म्याऊं म्याऊं। चोर बिल्ली चमकी और नकुल शॉ के कदम से बच गई। नकुल शॉ चौंक गए। हालांकि यह सिर्फ एक आकस्मिक पकड़ थी, तब भी 4थी स्काई पर साधक भी इतनी कम दूरी पर इससे नहीं बच पाते। छोटी चोर बिल्ली न केवल आसानी से बच गई, बल्कि उसने उपहास का भाव भी प्रकट किया। एक छोटी बिल्ली द्वारा उपहास किया गया। नकुल शॉ अवाक थे और इस बात को लेकर और भी उत्सुक हो गए कि यह बिल्ली कहाँ से आई। उन्होंने कभी ऐसे जानवरों के बारे में नहीं सुना था जिनकी जन्म लेते ही इतनी उच्च बुद्धि हो और जो खजाने को नाश्ते की तरह खा सकें। चेंग। छोटी चोर बिल्ली हल्के से नकुल शॉ की बांह पर कूद गई और अपने पंजे को अपने अंतरस्थानीय कंगन की ओर बढ़ाया। नकुल शॉ को जल्द ही एहसास हुआ कि वह क्या चाहती थी। श्वा। छोटी चोर बिल्ली ने एक आध्यात्मिक फल निकाला और खुशी से उसे खाने लगी। क्या ये संभव था? नकुल शॉ बेहद अवाक थे। उनके अपने अंतरस्थानीय कंगन से उनकी अपनी वस्तुएं इस चोर बिल्ली द्वारा चुराई गई थीं। वह एक बार फिर उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन छोटी बिल्ली दूर चली गई और तिरस्कार की एक नज़र के साथ कई गज दूर उतर गई, जबकि फल चबा रही थी। यह मेरे खाने को खाते हुए मुझे तिरस्कार से देखने की हिम्मत कैसे करती है? नकुल शॉ ने अपने दिल में एक आग महसूस की, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की और जल्द ही शांत हो गए। अपनी फुर्ती के कारण उन्हें भी बिल्ली को पकड़ने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। अगर उन्होंने जल्दबाजी की और उसे भागने दिया तो यह इसके लायक नहीं था। किसी को ये जानना होगा कि दोनों के बीच कोई समझौता नहीं था, इसलिए उनके बीच कोई संबंध नहीं था।
इसके अलावा इसके रूप से छोटी चोर बिल्ली इस मास्टर के लिए कोई सम्मान नहीं रखती थी जिसने उसे जगाया था। आध्यात्मिक फल खाने के बाद छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ पर तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। म्याऊं म्याऊं। छोटी बिल्ली ने अपने पंजों को लहराया जैसे कि वह अलविदा कह रही हो, फिर मुड़ी और चली गई। भागना। नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसे, उसने इतने सारे खजाने खाए थे और बस ऐसे ही जाना चाहती थी। इस अंडे को प्राप्त करने के लिए उन्होंने परीक्षण में दसियों दिन बर्बाद किए थे, वह जब चाहे कैसे जा सकती थी। चेंग चेंग। छोटी चोर बिल्ली बार बार मुड़ी और नकुल शॉ पर हंसी। बाद वाला लगभग सुन सकता था कि इसका क्या मतलब था। तुम्हारे जैसा कोई मेरा मास्टर बनना चाहता है। इस छोटी बिल्ली की बुद्धि सिर्फ उच्च नहीं थी, ये बेहद उच्च थी, क्योंकि यह नकुल शॉ के इरादे को जानती थी। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें और भी भागने नहीं दे सकता। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली और अपनी आंख की पट्टी को नीचे खींचा, एक तेज नीली आंख का खुलासा किया जिसने दिल दहला देने वाली मानसिक ऊर्जा दी। गति के मामले में नकुल शॉ छोटी चोर बिल्ली से तेज थे, लेकिन फुर्ती के मामले में बिल्ली केवल एक हथेली के आकार की थी और नकुल शॉ एक अनाड़ी विशालकाय की तरह थे। इसलिए नकुल शॉ ने अपना मारक कदम उठाया। उन्होंने अपनी बाईं आंख खोली और बिल्ली द्वारा की गई हर हरकत पर नजर रखी। उसी समय उन्होंने चोर बिल्ली को विचलित करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन अपनी मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें बिल्ली को नुकसान पहुंचाने की चिंता थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका अभी अभी जन्म हुआ था। म्याऊं म्याऊं। फुर्तीली छोटी बिल्ली अचानक सख्त हो गई, क्योंकि वह नकुल शॉ को देखने के लिए वापस मुड़ी और उसकी काली आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। काली आंखों की जोड़ी ने सीधे नकुल शॉ की नीली आंख को घूर कर देखा और कांपने लगी। हम नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटी बिल्ली इतनी जल्दी आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि बिल्ली को रोका नहीं गया था और केवल उनकी बाईं आंख से डरती थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ की बाईं आंख को डर से घूर कर देखा, लेकिन डर जल्द ही फीका पड़ गया और उसकी जगह एक आज्ञाकारी नजर आ गई। नकुल शॉ भ्रमित थे, क्योंकि उन्होंने आंख की पट्टी को वापस नीचे खींचा। चेंग। छोटी बिल्ली अपनी मर्जी से नकुल शॉ के कंधों पर कूद गई। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपने दो छोटे पंजे बाहर निकाले और नकुल शॉ की पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया। रवैया पहले से 180 डिग्री था। यह क्या बकवास है। नकुल शॉ की आंखें फड़क गईं। इस बिल्ली की बुद्धि याओ बीस्ट किंग की तुलना में भी अधिक थी। यह ऐसा था जैसे कि वह एक पुरानी लोमड़ी हो। छोटी चोर बिल्ली, अगर तुमने मेरे खजाने फिर से खाए तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगा। नकुल शॉ ने बिल्ली को कान से पकड़ा और चेतावनी दी। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली ने कई बार अपना सिर हिलाया और मौन रूप से वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन नकुल शॉ उसकी हरकतों को समझ सकते थे। मैं तुम पर विश्वास करूंगा। नकुल शॉ ने उसे जाने दिया और छोटी बिल्ली उसकी बांह पर चढ़ गई और एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले पालतू की तरह उसके कंधे पर बैठ गई। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अचानक एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया और नाचने लगी। नकुल शॉ ने एक भावहीन युवक को देखा जिसने सोने हरे रंग की शर्ट पहनी थी और एक लौकी उसके ऊपर उड़ रही थी। जय। नकुल शॉ ने पाया कि बाद वाले का चेहरा पीला और घबराया हुआ था। जय के पीछे 4 काले धातु के राक्षस थे जो अलग अलग कोनों से आए थे और उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। जूनियर भाई नकुल शॉ। जय ने नकुल शॉ को हवा में देखा और उनकी ओर दौड़ा। 4 काले धातु के राक्षस तुरंत पीछे पीछे चले गए। उनकी आभा हवा को दमघोंटू दबाव से भर रही थी। भाई जय, नमस्कार। नकुल शॉ बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि राक्षस केवल संबंधित टोकन वाले व्यक्ति पर हमला करते थे। म्याऊं म्याऊं। नकुल शॉ के कंधे पर बैठी छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और काले धातु के राक्षसों की आभा को विक्षेपित कर दिया। इससे नकुल शॉ और भी हैरान हो गए। ये राक्षस ट्रू स्पिरिट दायरे में थे और बिल्ली उनकी तरह शांत थी। भाई नकुल शॉ, आपका पीछा क्यों नहीं किया जा रहा है? जय ने हाँफते हुए अपने सामने बिल्ली और इंसान को आश्चर्य से देखा। नकुल शॉ जय को योजना बताने के बारे में झिझक रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे बेलों के महासागर के बीच की ओर हिलाए। ये धोखेबाज बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नकुल शॉ के सिर पर काली रेखाएं दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने बिल्ली को उसके कानों से पकड़ा। हा, धन्यवाद भाई नकुल शॉ, ये बिल्ली वास्तव में प्यारी है। जय हंसा और बेलों के महासागर के केंद्र की ओर बढ़ गया। अपनी बुद्धि के साथ उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि नकुल शॉ ने क्या किया था। सौ 4 काले धातु के राक्षस तुरंत जय के पीछे चले गए। जैसे ही नकुल शॉ छोटी बिल्ली को एक सबक सिखाने वाले थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। बेलों के महासागर से एक गर्जना सुनाई दी और ऊंचे मीनार के जंगल के याओ बीस्ट किंग की तुलना में और भी शक्तिशाली आभा जारी की। आहा! जय चिल्लाया और बेलों में नीचे खींच लिया गया। पलक झपकते ही जय अनगिनत बेलों से घिर गया था।
इस दृश्य ने नकुल शॉ को चौंका दिया। पूरा बेलों का महासागर केवल वाइन किंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये पहले हमला करने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था, तो इसने इस बार जय पर हमला क्यों किया? नकुल शॉ ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि बेलों में से एक ने जय की लौकी को उससे छीन लिया और बेलों के महासागर के केंद्र में ले गया। कोई आश्चर्य नहीं, वाइन किंग को जय की लौकी चाहिए थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने जीत के नृत्य में अपने पंजे लहराए और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। धिक्कार है, इस बिल्ली ने जय को धोखा दिया था। नकुल शॉ का भाव बेहद रंगीन था क्योंकि उन्होंने इस छोटी चोर बिल्ली को घूर कर देखा। उसी समय बेलों का महासागर, वह कमीनी बिल्ली। जय का भावहीन चेहरा पूर्ण क्रोध से विकृत हो गया। असीमित बैलें उसे चारों ओर से लपेट लीं और उसका रक्त चूस लिया। वॉन्टिल्ड। उसके भीतर का फ्लोटिंग क्रैश टोकन एक हरी चमक देने लगा और उसके शरीर को घेर लिया, जिसने उसे अगले ही पल गायब कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक छोटी बिल्ली द्वारा धोखा दिए जाने से बाहर निकलेगा। अगर वह दूसरों को बताता तो ये शर्मनाक होता। म्याऊं म्याऊं। गायब होने से पहले जय छोटी चोर बिल्ली की संतुष्ट हंसी सुन सकता था। अध्याय 189, 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ना। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल का 38वां दिन। वॉन्ग। पैलेस के प्रवेश द्वार पर एक रोशनी चमकी और एक युवक दिखाई दिया। उसका भाव काफी बदसूरत था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कमजोर महसूस करने के कारण था या बुरे मूड में। जय, भाई जय, रमन और जैक विल्सन ने खुशी से कहा। इस क्षण सभी ने जय को देखा, जो एक सुपर प्रतिभाशाली था। 38 दिनों तक जीवित रहा। ये स्कोर उस साल के भाई रमन से भी बेहतर है। वास्तव में एक महान गुरु से एक महान शिष्य आता है। उद्धरण चिन्ह। दादी चंद्रवती और एल्डर दीप थोड़े ईर्ष्या कर रहे थे। 100 साल पहले ब्रोकन मून क्लैन ने एक प्रतिभा को जन्म दिया, रमन। और उनका शिष्य और भी बेहतर था क्योंकि उसने अपने गुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। परीक्षण के अंतिम चरणों के दौरान परीक्षण में हर कदम, हर लंबा मिनट कठिन होता है। क्लैन मास्टर्स के चेहरे से एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। यह एक सच्ची मुस्कान थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जय उनकी शिष्य थी या नहीं। जब तक क्लैन में ऐसी प्रतिभा थी, यह अच्छा था। हालांकि सभी की निगाहों के नीचे जय ने खुशी के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके विपरीत उसका भाव थोड़ा बदसूरत था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जय आमतौर पर ऐसा ही व्यवहार करता था। जय, तुम्हारा अंतिम स्कोर क्या था? रमन का सवाल वह था जिसमें हर कोई दिलचस्पी रखता था। जय बिना किसी संदेह के इस परीक्षण का शीर्ष व्यक्ति था। उसने निश्चित रूप से 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वह कोई ऐसा था जिसने मयंक को नष्ट कर दिया था, जो मुख्य शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। 928। जय ने भावहीनता से कहा। 928। ये सुनकर हर कोई चर्चा करने लगा। यहाँ तक कि रमन भी हैरान थे। उसे इतना उच्च स्कोर कैसे मिल सकता था? जय लगभग 1000 अंक तक पहुंच गया था। भाई रमन 34 दिनों तक चले थे, लेकिन उनका स्कोर 600 भी नहीं था। एल्डर्स सभी ने एक दूसरे को देखा। जय न केवल अधिक समय तक चला, उसका स्कोर भी भयानक था। इस स्कोर ने फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के 1000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया होगा। फर्स्ट एल्डर हिल गए। 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर किसी ने इस प्रतिभा को अविश्वास के साथ देखा। वह बहुत मजबूत था। वह न केवल पहले आया, उसने रमन के रिकॉर्ड के साथ साथ 1000 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस दृश्य को देखते हुए हर कोई अपने रक्त को उबलता हुआ महसूस कर रहा था। जल्द ही जय की युद्ध की लूट को बाहर निकाला गया और वे मयंक की तुलना में कई गुना बेहतर थे। 2 XP क्लास कौशल, 3 XP ग्रेड मॉर्टल हथियार, सैकड़ों अन्य यादृच्छिक आइटम जिनमें से लगभग आधे में मॉर्टल हथियार का मूल्य था। जो अधिक रोमांचक था वह यह था कि जय को एक आध्यात्मिक क्लास कौशल प्राप्त हुआ था। आध्यात्मिक क्लास कौशल, ये क्लैन में एक वंशानुगत वस्तु होगी और यहाँ तक कि एल्डर्स भी इसे नहीं सीख सकते हैं। किसी को ये जानना होगा कि आध्यात्मिक क्लास कौशल इस महाद्वीप पर बेहद दुर्लभ थे और कई खो गए थे। एक अतिरिक्त आध्यात्मिक कौशल ने क्लैन की ताकत बढ़ा दी। खुशी, उत्साह और दंग होने के साथ देखे जाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद जय को गर्व या खुशी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसका भाव और भी बदसूरत हो गया। जय, तुम न केवल परीक्षण में पहले आए, तुमने अपने गुरु, मैं और 1000 साल के रिकॉर्ड को भी हराया। क्लैन को तुम पर गर्व है। एल्डर रमन की एक प्रशंसापूर्ण मुस्कान थी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का शिक्षक होना खुद एक सम्मान था। गुरु, जय अंततः बोले, लेकिन उनकी आवाज में अपराध बोध का एक संकेत था। जय, क्या हुआ? जय, क्या तुम्हें कुछ कहना है या तुम कुछ चाहते हो? तुम हमें बता सकते हो। एल्डर्स और क्लैन मास्टर ने जय को देखा, हैरान। जय का भाव स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। जैसा कि क्लैन मास्टर और एल्डर्स ने कहा, मैंने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, लेकिन मैं इस परीक्षण में पहले नहीं आया। जय ने गहरी सांस ली और कड़वाहट से कहा, क्या? इसका क्या मतलब था? हर कोई नहीं जानता था कि जय का क्या मतलब था। उसने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो वह पहले कैसे नहीं हो सकता था? फर्स्ट एल्डर गहरी सोच में चले गए।
उन्होंने फिर अचानक फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के प्रवेश द्वार पर देखा और उनका भाव थोड़ा बदल गया। रुको, फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अन्य एल्डर्स और क्लैन मास्टर सभी ने फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस को देखा। वास्तव में फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस अभी तक बंद नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि ट्रायल समाप्त नहीं हुआ था। पिछले अनुभव के अनुसार जब परीक्षण समाप्त होता था तो फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस बंद हो जाता था। इसका क्या मतलब था? हर कोई चुप्पी में चला गया और जय के भावों और उसके बाहर आने के बाद की उसकी हरकतों को याद करते हुए सच्चाई सामने आने लगी। हालांकि उन्होंने इस सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। कोई और था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अनदेखा कर दिया गया था, अब हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गया था। केवल भाई शॉ हैं। यह असंभव है। मयंक, जैक विल्सन और अन्य शिष्य इस पर विश्वास नहीं कर सके। यह विशेष रूप से मयंक के लिए था, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। एक शिष्य जिसकी एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक शरीर था, जो प्रतिभागियों में लगभग अंतिम स्थान पर था, उसने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हर कोई अराजकता में टूट गया, इस परिणाम पर विश्वास करने में असमर्थ। शांत। फर्स्ट एल्डर्स की गहरी आवाज ने सभी को शांत कर दिया। एल्डर्स सभी ने एक दूसरे को देखा। एल्डर दीप और रमन के भाव धुंधले थे। जय, क्या हुआ? रमन ने धीमी आवाज में पूछा। सभी एल्डर्स ने महसूस किया था कि वर्तमान स्थिति उनकी अपेक्षाओं और नियंत्रण से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि परीक्षण की शुरुआत से ही एक अदृश्य शक्ति थी जिसने इस ट्रायल को आगे बढ़ाया था। विभिन्न प्रकार की विचित्र घटनाएं हुई थीं और यह प्रतीक था कि यह परीक्षण दूसरों से अलग था। आर्या और 2 अन्य पहले चरण में बाहर निकल गए थे, जबकि दूसरे चरण में कोई भी घायल या बाहर नहीं हुआ था। जहां तक तीसरे चरण की बात है, परिणाम अपेक्षित से कहीं बेहतर थे। और इस बार जय ने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और स्थिति को एक बार फिर बदल दिया था। लेकिन जय अभी भी पहले नहीं था। कुल मिलाकर ये परीक्षण बहुत विचित्र था। इस समय हर किसी की निगाहें जय पर केंद्रित थीं। वह शायद एकमात्र व्यक्ति था जो सच्चाई जानता था। मेरे बाहर निकलने से पहले मैंने भाई शॉ को देखा। जय ने अंततः अपना मुंह खोला और जब उसने छोटी चोर बिल्ली द्वारा धोखा दिए जाने के बारे में सोचा तो उसे बेहद चिढ़ और निराशा महसूस हुई। भाई शॉ, नकुल शॉ, ये वह कैसे हो सकता है? मयंक, जैक विल्सन और सह। अविश्वास के कारण सभी दंग रह गए। वे इसे स्वीकार कर सकते थे अगर यह जय जैसा एक सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जो पहले आया होता। वे केवल असहाय महसूस करते। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे अगर यह नकुल शॉ होता। जय, अपने अनुभव के बारे में बताओ। क्लैन मास्टर्स की पलकें फड़फड़ा गईं। जय ने बताना शुरू कर दिया कि उसे क्या सामना करना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह ... यहाँ का शिष्य अभी भी 1 या 2 दिन और जीवित रहने में सक्षम था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस समय भाई शॉ से मिलूंगा। अजीब बात यह थी कि काले धातु के राक्षस उसका पीछा नहीं कर रहे थे। यहाँ तक बोलते हुए जय की बाहें एक साथ जुड़ गईं। काले धातु के राक्षसों द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा था। ये कैसे संभव था? भाग लेने वाले शिष्य अपना सिर हिलाते हुए दंग रह गए। यहाँ का शिष्य भी अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए मैं भाई शॉ से पूछने गया। हालांकि उसने और उस धूर्त बिल्ली ने मुझे बेलों के महासागर में धोखा दिया, जहां वाइन किंग ने मुझे एक ही विचार में मार दिया और मुझे मेरा क्लियर स्काई स्पिरिचुअल लिक्विड भी खो दिया। जय की आवाज़ कड़वाहट से भरी थी और उसकी मुट्ठियां थोड़ा कांप रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी क्योंकि उसने सोचा, नकुल शॉ, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से धोखा दिया। हमारे बीच की दुश्मनी को कोई भी हल नहीं कर सकता है। धूर्त बिल्ली। रमन ने इस बिंदु को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि भाई शॉ ने परीक्षण में एक पालतू प्राप्त किया था। उसकी धूर्तता को मापा नहीं जा सकता है, वरना शिष्य का स्कोर और भी बेहतर होता। ये सोचकर कि छोटी चोर बिल्ली ने उसे कैसे धोखा दिया था, जय ने अपने दांत पीसे। वह ये नहीं कह सकता था कि उसे एक बिल्ली द्वारा धोखा दिया गया था, इसलिए उसने सब कुछ नकुल शॉ पर डाल दिया। यह नकुल शॉ बहुत दुष्ट है। उसने पहले प्रफुल्ल और आर्या को बाहर निकाला, फिर जैक विल्सन को पीछे से मारा। अब यहाँ तक कि जय को भी उसने धोखा दिया है। एल्डर दीप बेहद गुस्से में थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर जैक विल्सन और सह ने गुस्से वाले भाव प्रकट किए और उन्होंने नकुल शॉ को अनुशासित करने के लिए कहा। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए नकुल शॉ ने 4 लोगों को जल्दी बाहर निकलने का कारण बनाया था, जो भाग लेने वालों की संख्या के लगभग आधे के करीब था। आर्या और प्रफुल्ल को पहले नकुल शॉ द्वारा खाई में फेंक दिया गया था। जैक विल्सन को तब बाद वाले द्वारा बर्फ में सील कर दिया गया था और बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था। अंत में ये जय था, वह व्यक्ति जिसने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये केवल मैं नहीं हूँ। हर किसी के भावों को देखकर जय ने महसूस किया कि वह एकमात्र शिकार नहीं था। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। दादी चंद्रवती की भौहें तंग गईं। हमारा ब्रोकन मून क्लैन एक धर्मी क्लैन है। हम ऐसे दुष्ट शिष्य को कैसे पैदा कर सकते हैं? ये सही है, नकुल शॉ बुरा है। यहाँ तक कि उसका पालतू भी धूर्त है।
इसका मतलब है समान समानों को आकर्षित करता है, रमन ने कहा। हालांकि उसका दिल शांत नहीं था। चंद्रशेखरा, तुम्हें दो ऐसे प्रतिभाशाली शिष्यों को लेने के लिए किस तरह की किस्मत मिली? क्लैन मास्टर, फर्स्ट एल्डर, हमें उसे दंडित करना चाहिए, एल्डर दीप ने धार्मिक रूप से कहा। फर्स्ट एल्डर और क्लैन मास्टर ने एक दूसरे को देखा। यह उतना सरल नहीं हो सकता जितना हमने सोचा था। आइए पहले नकुल शॉ के बाहर आने का इंतजार करें। फर्स्ट एल्डर की आवाज़ शांत थी। भले ही अन्य एल्डर को समस्याएं थीं, उन्हें चुप रहना पड़ा। एल्डर्स, परेशान मत होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नकुल शॉ अभी भी यहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रतिभा है। हमारा मुख्य बिंदु ये पता लगाना है कि उसे दंडित करने का फैसला करने के बजाय उसे धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाने में कैसे मदद करें। ब्रोकन मून क्लैन मास्टर्स की भौहें एक साथ कस गईं क्योंकि उन्होंने एल्डर्स से कहा। एक महिला होने के नाते वह कुछ हद तक अति दयालु थी और उसने इन सभी वर्षों में ऐसा अजीब परीक्षण नहीं देखा था। क्लैन मास्टर के शब्दों में तर्क है, लेकिन हम पहले उस बच्चे के बाहर आने का इंतजार करेंगे। दादी चंद्रवती का भाव थोड़ा शांत हो गया। यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग भी जबरदस्ती फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये एल्डर्स कितने भी जरूरी क्यों न हो, वे केवल इंतजार कर सकते थे। क्लैन मास्टर और फर्स्ट एल्डर दोनों ही इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब तक के सबसे दुष्ट और मुने हुए शिष्य द्वारा कौन सा परिणाम प्राप्त किया जाएगा। अध्याय 190, नकुल शॉ का बाहर निकलना। एक स्काई बाउंड्री आइलैंड। पूरे परीक्षण में केवल नकुल शॉ ही बचे थे। पिछले 1000 सालों में कोई और नहीं था जो इस कदम तक पहुंचा हो। लंबे समय तक बेलों के महासागर का निरीक्षण करने के बाद नकुल शॉ ने पुष्टि की कि जय को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था। उसने अपने दिल में आह भरी। जय एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसके पास महान भाग्य और शक्ति थी, लेकिन वह इस वजह से बाहर निकल गया था। दोषी अपनी आंखों को चालाकी से गर्व के साथ घुमा रहा था। ठीक है, अब आज्ञाकारी बनो। नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली पर एक नज़र डाली। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जय एल्डर से उसकी शिकायत करेगा। जय अभिमानी और भावहीन हो सकता है, लेकिन क्या वह इस हद तक धोखा दिए जाने के बाद आसानी से जाने देगा? म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वह अब और परेशानी नहीं करेगी। फिर उसने नकुल शॉ के कंधे पर बैठे हुए जम्हाई ली। कुछ घंटे बाद नकुल शॉ महल के खजाने में लौट आए। 10 दिनों से कम समय बचा है। नकुल शॉ ने पूरे खजाने का सर्वेक्षण किया। वास्तविकता में स्काई बाउंड्री आइलैंड में अभी भी कई जगहें थीं जिनमें खजाना और भाग्य था, जैसे कि जय जिस बगीचे में गया था और जिस ऊंची मीनार पर मयंक गया था। लेकिन नकुल शॉ ने अभी भी इस जगह को चुना। यहाँ की वस्तुएं सभी कीमती थीं, जोखिम कम था और परिणाम की गारंटी थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली की काली आंखें चमक गईं क्योंकि वह खजाने के चारों ओर दौड़ रही थी। जल्द ही नकुल शॉ ने अपने नए लक्ष्य की पुष्टि की। यह एक अजीब, सामान्य दिखने वाला जैड का टुकड़ा था, लेकिन उनकी बाईं आंख जैड के भीतर एक शक्ति को महसूस कर सकती थी जिसने उन्हें बहुत सहज महसूस कराया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजों को एक पुराने सिक्के की ओर लहराया और नकुल शॉ को मदद करने का संकेत दिया। नकुल शॉ ने हंस दिया। वह पुराना सिक्का एक शुद्ध प्राचीन वस्तु की तरह लग रहा था। हालांकि इसकी सामग्री विशेष लग रही थी, इसमें कोई अन्य गुण नहीं थे। म्याऊं म्याऊं। छोटी बिल्ली थोड़ी निराश थी क्योंकि उसने सिक्के पर फिर से लहराया, इसके महत्व का प्रतीक है। मेरे लिए परेशानी पैदा करना बंद करो। नकुल शॉ ने उसकी बात सुनना पसंद नहीं किया और उसने अपने लाइटनिंग विंड पाम से जैड को अंदर रखने वाली सरनी पर हमला करना शुरू कर दिया। छोटी चोर बिल्ली निराश, गुस्से में लेकिन असहाय थी। उसका मालिक स्पष्ट रूप से उसकी बात नहीं सुनने वाला था। म्याऊं म्याऊं। छोटी बिल्ली सिक्के के साथ सरनी के सामने कूद गई। पाह पाह डॉट। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे लहराए और सरनी पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए एक बिल्ली और एक इंसान ने क्रमशः अपने अपने लक्ष्यों पर हमला किया। अगर दोनों एक साथ काम करते तो यह अधिक कुशल होता, लेकिन दोनों के बीच सहयोग के कोई संकेत नहीं थे। पलक झपकते ही 6 से 7 दिन बीत गए थे। क्रैक। नकुल शॉ ने एक विजयी मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसने सरनी को नष्ट कर दिया। पास की छोटी चोर बिल्ली ने अपनी सरनी का केवल 60% ही तोड़ा था। लेकिन तब भी नकुल शॉ हैरान थे। किसी को चौथी स्काई से अधिक नुकसान होना चाहिए था, वरना सरनी की रिकवरी नुकसान से अधिक हो जाएगी। नकुल शॉ ने अपने हाथ में जैड का निरीक्षण किया। यह विशेष नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने अपना हाथ ऊपर रखा तो एक शांतिपूर्ण आभा उसके शरीर में फैल गई, जैसे वह स्नान कर रहा हो। अनजाने में नकुल शॉ की थकावट के साथ साथ उनकी चोटें भी ठीक होने लगीं। इस जैड में ठीक करने की शक्ति है, नकुल शॉ ने कहा। हालांकि पास की छोटी चोर बिल्ली ने तिरस्कार प्रकट किया। अगले दौर का पीछा शुरू होने तक केवल 2 से 3 दिन बचे थे। नकुल शॉ ने आह भरी और उसने बिल्ली की मदद करने का फैसला किया। बाद वाले का इतिहास रहस्यमय था और उसमें ज्ञान का एक विशाल भंडार लग रहा था। जो वस्तुएं वह चाहती थी वे सरल नहीं हो सकती थीं। पेंग पा पेंग।
एक बिल्ली और एक इंसान ने प्राचीन सिक्के को रखने वाली सरनी पर हमला किया। 2 दिन बाद एक दरार के साथ सरनी टूट गई। इसे ले लो। नकुल शॉ चमके और सिक्के की ओर बढ़े। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली उससे भी तेज थी और आगे बढ़ी, भले ही नकुल शॉ द्वारा घायल होने का जोखिम था। हालांकि नकुल शॉ द्वारा यह अपेक्षित था, उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वह छोटी बिल्ली को घायल करने से डरता था। छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ पर सावधानी से देखा, लेकिन उसे अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ और उसने सिक्के को अपने पेट में निगल लिया। नकुल शॉ ने सफ़ेद आंख दी। छोटी चोर बिल्ली एक सामान्य कंजूस नहीं थी। वह सिर्फ ये जानने के लिए उत्सुक था कि सिक्का किस लिए था। उसने अपनी बाईं आंख से इसका निरीक्षण किया था और एक विशेष सामग्री से बने होने के अलावा इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। नकुल शॉ ने इन समस्याओं पर बहुत अधिक समय नहीं बिताया क्योंकि उसे अगले दौर के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ ने गणना की कि अगली बार 3 या 4 काले धातु के राक्षस होंगे जिनकी गति कम से कम 5वीं स्काई पर होगी। उसे इसका सामना कैसे करना चाहिए? सामान्य याओ बीस्ट किंग्स बेकार थे। काले धातु के राक्षस केवल गति से प्रतिबंधित थे, वे शायद हमले और बचाव के मामले में याओ बीस्ट किंग्स से भी अधिक शक्तिशाली थे। लगभग कोई अस्तित्व नहीं था जो एक बार में 4 काले धातु के राक्षसों का सामना कर सके। ऐसा लगता है कि केवल वाइन किंग और पहाड़ी राक्षस ही हैं जो उनकी देखभाल करने में सक्षम हैं। नकुल शॉ ने बुदबुदाया। 3 से 4 काले धातु के राक्षस बस बहुत भयानक थे। स्काई बाउंड्री आइलैंड में कुछ निषिद्ध प्राणियों के अलावा कुछ भी नहीं था जो उन्हें रोक सके। नकुल शॉ पहले वाइन ओशन गए और इसका फिर से निरीक्षण किया। हालांकि वाइन ओशन शांत लग रहा था, नकुल शॉ ने इससे थोड़ा खतरा महसूस किया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर हिलाया, नकुल शॉ को कोशिश न करने का संकेत दिया। मैं एक बार तुम पर विश्वास करूंगा। नकुल शॉ मुड़े और बिल्ली के साथ चले गए। जैसे ही दोनों ने ऐसा किया, महासागर पर अराजक लहरें दिखाई देने लगीं। कम गड़गड़ाहट और सीटी बजाना भयानक था। कुछ घंटे बाद नकुल शॉ एक पहाड़ के सामने पहुंचे। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने सोचा क्योंकि उसने अपने सामने पहाड़ पर एक नज़र डाली। नकुल शॉ बिल्ली के ज्ञान से थोड़ा प्रभावित हुए। उन्हें इस बात पर संदेह था कि बिल्ली एक नया जीवन रूप थी या नहीं। बिल्लियां स्तनधारी थीं और कोई भी स्तनधारी अंडे से नहीं निकलता था। भले ही बिल्ली का अभी जन्म हुआ था, फिर भी उसके पास ऐसा ज्ञान होने का कोई रास्ता नहीं था। समय जल्दी बीत गया। पीछा का तीसरा दौर शुरू होने वाला था। अचानक उसके चारों ओर से 4 परिचित दबाव दिखाई दिए। वॉन्ग 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 वॉन्ग। 4 चमकते हुए दरवाजे दिखाई दिए जिनमें से प्रत्येक से एक विशाल आकृति बाहर निकली। तुरंत 4 ट्रू स्पिरिट दायरे की आभा आगे बढ़ी। यह असेंडेड दायरे में एक सामान्य साधक को खून की उल्टी करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को अधिकतम तक प्रसारित किया और अपनी यिन शैडो क्लॉक को भी तैयार किया। 4 काले धातु के राक्षसों की गति असेंडेड दायरे की 5वीं स्काई के बराबर थी क्योंकि वे नकुल शॉ की ओर बढ़े और उस पर हमला किया। ट्रू स्पिरिट दायरे में 4 अस्तित्वों की संयुक्त शक्ति एक छोटे पहाड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। क्यों? नकुल शॉ की पारदर्शी आकृति हवा में कूद गई। एक पल में उसका ट्रू फोर्स के साथ साथ रक्तरेखा शक्ति भी फट गई। यिन शैडो क्लॉक की शक्ति का उपयोग करते हुए उसकी गति ने 6ठी स्काई को भी पार कर लिया। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था, चुकाई गई कीमत भारी थी। उसकी रक्तरेखा शक्ति का 5वां हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। उसके नीचे पहाड़ हिल गया और धूल ने 1 मील के दायरे में सब कुछ ढक दिया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ट्रू स्पिरिट दायरे में चारों के हमले कितने शक्तिशाली थे जो एक छोटे पहाड़ को नष्ट करने में सक्षम थे। योजना ने काम किया। नकुल शॉ का दिल ढीला हो गया। वह नीचे माउंटेन मॉन्स्टर को हिलाने के लिए 4 राक्षसों के संयुक्त हमले का उपयोग कर रहा था। इस समय वह अपनी पूरी गति से ऊपर की ओर भागा और अपने आर्टेमिस धनुष को बाहर निकाला। सऊ सऊ सऊ। 8 तीरों ने हवा में छेद किया और प्रत्येक संबंधित राक्षस पर 2 फट गए। हालांकि यह उन्हें सील नहीं कर सका, यह उन्हें थोड़ा धीमा कर सकता था। इस समय नकुल शॉ हवा में 100 मीटर ऊपर था क्योंकि उसने नीचे धूल में लिपटे क्षेत्र पर एक नज़र डाली। वो टिल्ड टिल्ड टिल्ड। पहाड़ों से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वह आवाज़ एक घंटी की तरह थी। इसने स्वर्ग को हिला दिया और जमीन को तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ बिजली की हड़ताल भी थी जो आकाश में चमकी। हे भगवान! नकुल शॉ का दिल कांप गया। ये किस तरह की शक्ति थी? उसके जागने की सिर्फ आवाज़ से स्वर्ग हिल गया। आगे एक और भी भयानक दृश्य आया। कुछ मील तक फैली धूल को एक अज्ञात शक्ति द्वारा नीचे खींच लिया गया। पलक झपकते ही धूल फीकी पड़ गई। ये किस तरह का कौशल था? कुछ ही मील के भीतर धूल को जमीन पर गिराने के लिए सिर्फ एक विचार। होंग लॉन्ग लॉन्ग। नीचे का पहाड़ हिल गया जैसे कुछ जाग रहा था। यह शायद माउंटेन मॉन्स्टर था जिसके बारे में नकुल शॉ ने सोचा था। पेंग 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 पेंग। 4 काले धातु के राक्षस जमीन पर गिर गए और वे अब और नहीं हिले। क्या? यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग भी कुछ नहीं कर सके। नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली।
क्रैक क्रैक, 4 काले धातु के राक्षसों के शरीर टूट गए। नकुल शॉ ने अपनी पूरी शक्ति को अधिकतम किया और आकाश के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते रहे। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली अंतरस्थानीय कंगन में चढ़ गई। बूम, एक भयानक खींचने वाली शक्ति ने नकुल शॉ को घेर लिया। वाह, नकुल शॉ ने तुरंत खून की उल्टी की और उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। वह कल्पना कर सकता था कि उसका अंत काले धातु के राक्षसों जैसा ही होगा। भले ही वह माउंटेन मॉन्स्टर से बेहद दूर था और केवल 10% शक्ति बची थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। इस हताश स्थिति में नकुल शॉ ने अपने शरीर में सब कुछ अधिकतम तक प्रसारित किया। ट्रू फोर्स, रक्तरेखा शक्ति और उसके सिर में नीली रोशनी। हालांकि पूर्ण शक्ति के तहत कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। अचानक नकुल शॉ को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई कितना भी स्मार्ट या धूर्त क्यों न हो, उसके उपयोग पूर्ण शक्ति से पहले सीमित थे। वॉन्ग, उसके अंदर का फ्लोटिंग क्रैश टोकन अचानक चला गया और एक पारदर्शी हरी चमक ने नकुल शॉ को घेर लिया। श्वा, अंतिम प्रतिभागी स्काई बाउंड्री आइलैंड से गायब हो गया। इससे पहले का पहाड़ अब एक राक्षस में बदल गया था जो सैकड़ों गज ऊंचा था। इतनी शुद्ध प्राचीन रक्तरेखा, और वह बिल्ली, इसकी पहाड़ी राक्षस में सुनहरी आंखें चमकीं। थोड़ी देर बाद उसने गहरी आह भरी, जिससे बादल हिल गए और एक बार फिर जमीन में मिल गए। नकुल शॉ एक चमकते हुए सफ़ेद आयाम में दिखाई दिए। अपनी आंखों को केंद्रित करते हुए उसने महसूस किया कि यह जगह विशेष सफ़ेद आदिम क्रिस्टल से बनी थी। श्वा श्वा, फ्लोटिंग क्रैस्ट टोकन के साथ साथ फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील दिखाई दी और उसके सिर के शीर्ष पर तैरने लगी। चरणों को पास करने के लिए अंक 720, प्रदर्शन अंक 1350। फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील आपको अतिरिक्त 500 अंक देती है। अंतिम स्कोर 2570। प्रतिभागी, आपका स्कोर 1000 से अधिक हो गया है और आपको फ्लोटिंग क्रैस्ट पहले से उच्चतम उपचार प्राप्त होगा। नकुल शॉ के दिमाग में एक आवाज़ आई।